महासंग्राम 2024 का वक्त है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। देश में कल तीसरे चरण की वोटिंग होनी और उससे पहले पीओके पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। इंडिया गठबंधन के साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने पीओके पर विवादास्पद बयान दे दिया, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके पर दावा किया है कि जल्द ही पीओके भारत का हिस्सा होगा। अब इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लोकसभा चुनाव के रण में तीसरे चरण से पहले पीओके का मुद्दा गर्मा चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। जिस पीओके को पाकिस्तान ने धोखे से लिया है, वो एक दिन भारत का अभिन्न हिस्सा होकर रहेगा। राजस्थान ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ये भी कहा कि कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग खुद भारत के साथ शामिल हो जाएंगे। पीओके पर भारत अपना दावा कभी नहीं छोड़ेगा। पीओके पर बलपूर्वक कब्जा करने की जरूरत नहीं। कश्मीर का विकास देखकर पीओके के लोग भारत में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री ने जैसे ही पीओके पर अपनी नीति साफ की, विपक्ष के लोग आग बबूला हो गए। वे पाकिस्तान की बोली बोलने लगे। फारूक अब्दुल्ला ने राजनाथ सिंह को पाकिस्तान के परमाणु बम की धमकी देने लगे। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं। हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिएगा। उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। रोका किसने उनको? किसने रोका? आपने कहीं पे किसी से ये कहते हुए सुना कि मतलब है? लाइए जनाब, हम कौन है रोकने वाले? लेकिन जो हिस्सा उनके पास पहले है उसको तो ठीक करें। यहाँ के हालात सबको मालूम है, यहाँ संभलता नहीं। जो अभी आपके पास है नहीं उसको लेने चले। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला के मुसलमानों को लेकर दिए बयान को राष्ट्र विरोधी बताया है। साथ ही फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है और कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता पाकिस्तान के पक्ष में बयान देते हैं और पाकिस्तान के नेता विपक्ष के पक्ष में बोलते हैं। इंडिया गठबंधन ये बनने के बाद से ही विवाद में है और इसलिए उनके नेताओं के विवादास्पद बयान ये कोई नई बात नहीं है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। इसीलिए ये लोग लगातार इस प्रकार के बयान करते हैं जो भारत के दुश्मनों को अच्छा लगे और देश में विखंडन की स्थिति पैदा हो। इंडी गठबंधन के एक अत्यंत वरिष्ठ और सिरमौर नेता फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह बोला है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। यानी जो वहां के कभी शायद इक्का दुक्का मौकों पे छोड़ के वहां के किसी सीरियस नेता ने नहीं बोला, वहां के सिर्फ पाकिस्तान के सिरफिरे नेताओं ने बोला। इंडी गठबंधन के सिरमौर नेता वो बोल। मोदी सरकार की कश्मीर नीति से साफ है कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और वो इसे लेकर रहेंगे। लेकिन विपक्ष की वोट नीति कहे या पाकिस्तान के लिए प्रेम, जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी रक्षा मंत्री पाकिस्तान को निशाने पर लेते हैं, पीओके को लेकर भारत में मिलाने की बात करते हैं, विपक्ष हमलावर हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाल ही में कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी को लेकर विस्फोटक खुलासा किया है। प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि राम मंदिर पर फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने अपने करीबियों के साथ बैठक कर यह दावा किया था कि उनकी सरकार बनने पर वो इस फैसले को पलट देंगे। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बहुत बड़ा खुलासा किया है।
आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विस्फोटक आरोप लगाते हुए कहा है कि राम मंदिर पर देश की सर्वोच्च अदालत से फैसला आने के बाद राहुल गांधी ने अपने खास लोगों के साथ बैठक कर ये दावा किया था कि यदि उनकी सरकार बनी तो वे राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। राहुल गांधी को लेकर क्या गंभीर आरोप आचार्य ने लगाए हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस की तरफ से आचार्य प्रमोद कृष्णम पार्टी का पक्ष रखते थे। 30 साल से भी ज्यादा वक्त तक कांग्रेस के साथ खड़े रहने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम सनातन के विरोध के चलते कांग्रेस का पंजा छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। चुनावी दंगल के बीच आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राम मंदिर को लेकर जो गंभीर आरोप राहुल गांधी पर लगाए हैं, उससे सियासत बेहद गरमाने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी के अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा और तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़े हुए कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई और जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर हंगामा। कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़। कांग्रेस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया तोड़फोड़ का आरोप। यूपी की हॉट सीट अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर का मंजर कुछ इस तरह से नजर आया। कांग्रेस ऑफिस के बाहर खड़ी कई गाड़ियां टूटी हुई नजर आईं। किसी गाड़ी के शीशे टूटे तो किसी को जबरन तोड़ा गया। अमेठी से आई इन तस्वीरों से सियासी घमासान तेज हो गया। कांग्रेस ने सीधे सीधे बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस दौरान वहां पहुंची पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार बहस भी हुई। आप उसको देख लीजिए कैसे, लेकिन ये चीजें आप लोगों की मौजूदगी में अगर होगा तो इस मामले में कांग्रेसी नेताओं की तरफ से पुलिस को शिकायत भी दर्ज कराई गई। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को घेर लिया और बीजेपी पर अपने कार्यकर्ताओं और अमेठी के लोगों पर जानलेवा हमला करने का आरोप भी लगा दिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए लिखा कि यूपी के अमेठी में स्मृति ईरानी और बीजेपी के कार्यकर्ता बुरी तरह डरे हुए हैं। सामने दिख रही हार से बौखलाए बीजेपी के गुंडे लाठी डंडों से लैस होकर अमेठी में कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे और वहां खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और अमेठी के लोगों पर भी जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में कई लोग बुरी तरह घायल हैं। घटना के दौरान स्थानीय लोगों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया। कांग्रेस यही नहीं रुकी। कांग्रेस ने पुलिस और प्रशासन पर भी कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि अमेठी में बीजेपी बुरी तरह से हारने वाली है। देखिए, ये निश्चित तौर से ये स्मृति ईरानी हार रही हैं चुनाव। ये हारने का नतीजा है कि लोग वहाँ स्मृति ईरानी और स्मृति ईरानी की जो वहाँ की भारतीय जनता पार्टी है वो एकदम बौखला गई है और बौखलाहट में वो वहाँ पर तोड़फोड़ करा रहे हैं। और वहाँ पे पूरी तरीके से राहुल जी के रायबरेली और यहाँ पर किशोरीलाल जी के आने से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से लेकर दिल्ली तक बौखला गई है, पागल हो गई है। जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, स्मृति ईरानी जी स्पष्ट रूप से उन्हें हार नजर आ रही है और हताश होकर जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं के माध्यम से वहाँ पर एक प्रकार से लोगों के बीच में वो वायलेंस करना चाहते हैं, वहाँ की परिस्थितियों को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी का भी पलटवार हुआ। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस जानती है कि वो अमेठी से हार चुकी है।
इसलिए वो डर्टी ट्रिक अपना रही है और झूठे आरोप लगा रही है। कांग्रेस पार्टी जानती है कि इस बार अमेठी का चुनाव उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसी मुश्किलों को पहचान करके अमेठी छोड़ करके रायबरेली युवराज जा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में अमेठी कैसे जीती जा सके, हर प्रकार के डर्टी ट्रिक्स अपनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी सहानुभूति बटोरने का ये जो झूठा स्वांग रच रही है ना, ये बहुत महंगा पड़ेगा। अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ मामले में पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अमेठी में कांग्रेस ने सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि रहे किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है। उनका मुकाबला बीजेपी की सीनियर नेता स्मृति ईरानी से है। और कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद राधिका खेड़ा ने जो खुलासे किए वो काफी चौंकाने वाले और हैरत में डालने वाले हैं। राधिका खेड़ा ने आरोप लगाया कि उनके साथ बदतमीजी की गई, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी सभी से मदद की गुहार लगाई थी। इतना ही नहीं, राधिका खेड़ा ने सचिन पायलट पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मैंने सबसे पहले सचिन पायलट को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मुझसे बात नहीं की। तार मुझसे बदसलूकी करी जा रही थी, सिर्फ इतना कहती रही, बताती रही कि मेरे साथ क्या हुआ है। लेकिन जो प्रदेश के महामंत्री भी थे वो जूते उतार के बैठे रहे, कोई नहीं खड़ा हुआ। मैं वो सोचती भी हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ। मैंने उसके बाद पानी पी के थोड़ा शांत होके सचिन पायलट जी को सबसे पहला कॉल किया, पर हमेशा की तरह सचिन पायलट जी के पास समय नहीं होता। अगर आपको वहाँ पे किसी से बात करनी है, प्रभारी जी हैं वो, लेकिन वो बात नहीं करते, सिर्फ उनके पीए बात करते हैं। पार्टी में प्रभारी का काम ही उनके पीए करते हैं। उनके पीए ने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि हम गाड़ी में हैं, हम सरगुजा जा रहे हैं। और मेरी उनसे 1 मिनट बात हुई और मैंने उनको पूरा के पूरा घटनाक्रम से अवगत कराया। और उन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए। उन्होंने वहाँ पे बात करी और मुझे कहा आप चुप रहिएगा, चुनाव का समय है, बिल्कुल चुप रहिएगा, कुछ मत करना। और उन्होंने फ़ोन रख दिया। मैंने फिर फ़ोन लगाया कि मेरी सर से बात करा दीजिए, लेकिन कहा अभी व्यस्त है, हम गाड़ी में सरगुजा जा रहे हैं। गाड़ी में पीछे सीट पे बैठा हुआ आदमी, अगर एक महिला अपनी खुद की पार्टी की एआईसीसी ऑफिस बेरर के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है और वो बात नहीं कर पाया। बिहार के मुंगेर लोकसभा चुनाव में बाहुबली अनंत सिंह की इनडायरेक्ट एंट्री से ट्विस्ट आ रहा है। माना जा रहा है कि एक खास टाइमिंग में अनंत सिंह का जेल से बाहर लाना लालू प्रसाद यादव के MY समीकरण की तोड़ के मकसद से लिया गया एक अहम कदम है। बाहुबल का जवाब बाहुबल से देने की तैयारी है। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं। सियासत में बाहुबलियों के इस्तेमाल की कहानी कोई नई नहीं है। मुंगेर में जेडीयू को ललन सिंह की सीट मुश्किल में दिखी तो अचानक जेडीयू के पूर्व विधायक और मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह की एंट्री हो गई। वो अनंत सिंह जो जेल में बंद थे। आरोप है कि ललन सिंह की राह को आसान करने के लिए बाहुबल की बिसात बिछाई गई है। अनंत सिंह को इन्हीं लोगों ने बंद किया, इन्हीं लोगों ने उनके घर में AK-47 डाल के और केस बनाया, क्योंकि उस समय अनंत सिंह विरोध करते थे और आज ऐसे समय में पेरोल मिलता है, तो ये तो सवाल आप लोगों के लिए ज्यादा है, मैं इस पे क्या बोलूं। मुंगेर लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान है। इस सीट पर जेडीयू ने ललन सिंह को टिकट दिया है, लेकिन यह सीट ललन सिंह के लिए चुनौती बन गई है, क्योंकि कुख्यात अपराधी अशोक महतो की पत्नी अनीता यहां से महागठबंधन की उम्मीदवार है। उन्हें आरजेडी के टिकट पर ललन सिंह के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया है। अशोक महतो धानुक जाति से हैं और उनकी पत्नी कुर्मी है, लिहाजा वोट की गणित में भी अशोक महतो की पत्नी ललन सिंह पर भारी पड़ रही है। यही वजह है कि चुनावों से पहले 15 दिन के पैरोल पर अनंत सिंह का जेल से बाहर आना बड़ी राजनीतिक वजह माना जा रहा है। मुंगेर लोकसभा सीट के जातीय समीकरण का हिसाब कहता है कि लगभग 4 लाख वोटर्स भूमिहार हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर कुर्मी और कुशवाहा हैं, जिनकी संख्या लगभग 2 लाख से ज्यादा है। ऐसे में अनंत सिंह का बाहर आना भूमिहार वोट बैंक के साथ इलाके में प्रभाव को देखते हुए
ललन सिंह की राह को आसान जरूर कर सकता है। और लोकसभा चुनाव के बीच झारखंड में भ्रष्टाचार पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। कांग्रेस नेता और झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के घर पर जांच एजेंसी की रेड के बाद उनके करीबियों के ठिकानों से नोटों के इतने बंडल जब्त किए गए हैं कि अधिकारियों के भी होश उड़ गए। नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। झारखंड में एक और कैश कांड ने चुनावी दंगल के बीच सियासी तापमान को बेहद गर्मा दिया है। नोटों के इतने बंडल कि आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। रांची में ईडी की टीम ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके करीबियों के ठिकानों पर जब रेड डाला तो अफसरों के भी होश उड़ गए। नोटों के इतने बंडल कि पैसे गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी, कुछ मशीनें खराब भी हो गईं। मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के नौकर जहांगीर आलम के घर से ही 40 करोड़ से अधिक कैश जब्त किए गए हैं। कैश कांड पर न्यूज 18 के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। संजीव लाल एक सरकारी मुलाजिम है, वो हमारा पीएस है और हम लोग भी जब भी पीएस यूएस सिलेक्शन करते हैं तो अनुभव के आधार पर करते हैं। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड से सटे ओडिशा के नबरंगपुर में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। झारखंड में कैश कांड पर पीएम ने दो टूक संदेश दिया कि गरीबों की पाई पाई बचाने में जुटे हैं, जनता के पैसे लूटने वाले जेल की रोटी खाएंगे। मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, तो मुझे गरीब का दर्द समझ आता है। मैंने कहा मैं रुपया एक भेजूंगा, एक पाई भी किसको खाने नहीं दूंगा, और जो खाएगा वो जेल जाकर के खाना खाएगा, जेल की रोटी चबाएगा। झारखंड में भ्रष्टाचार और नेताओं के घर से पैसों का ढेर मिलने पर पीएम मोदी लगातार विपक्ष पर हमले करते हैं। झारखंड में कांग्रेस नेताओं के ठिकानों से पैसे मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले साल दिसंबर में ही कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की रेड में 300 करोड़ से भी ज्यादा कैश जब्त किए गए थे। तो अब कांग्रेस कोटे के मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के करीबियों के पास से 40 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुए। सवाल यही, आलमगीर के करीबी के घर 40 करोड़ किसका है? न्यूज 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश, अविनाश और दिल्ली से शंकर आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं ओडिशा की रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस और बीजेडी पर बड़ा प्रहार किया। झारखंड में मंत्री के करीबी के यहां पर छापेमारी में मिले करोड़ों रुपए कैश पर पीएम ने विपक्ष पर हमला बोला। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर में एक रोड शो में गृह मंत्री अमित शाह ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला भी बोला। इस रिपोर्ट में देखते हैं। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। झारखंड में मिला कैश का पहाड़, पीएम का विपक्ष पर प्रहार। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। कांग्रेस और बीजेडी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। चुनाव में हुई अस्त पस्त और आश्वस्त की एंट्री। लोकसभा चुनाव की जंग में पीएम मोदी और अमित शाह फुल एक्शन में हैं। ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ओडिशा में मोर्चा संभाला तो अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में। ओडिशा के नबरंगपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा।
झारखंड के मंत्री आलमगीर के करीबी के यहां ईडी की कार्रवाई में मिले करोड़ों के कैश को लेकर पीएम ने विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। इसके अलावा ओडिशा के बहरामपुर की एक रैली में पीएम मोदी ने नवीन पटनायक सरकार को भी घेर लिया और कहा कि ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने दावा किया कि 4 जून को ओडिशा की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। उत्तर पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने बड़ा रोड शो किया। इस दौरान वहां बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। इस बीच न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में अमित शाह ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर वोट। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। दिल्ली एलजी ने एनआईए जांच की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सिफारिश की है। आतंकी संगठन से फंड लेने का अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा है। सिख फॉर जस्टिस से फंडिंग का आरोप है। 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग का आरोप लगा है। 2014 में केजरीवाल के चिट्ठी लिखने का इसमें दावा किया गया है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश करने जा रही है दिल्ली, या यूं कहें कि सिफारिश की गई है। दिल्ली एलजी ने यह जांच की सिफारिश की है। आतंकी संगठन से फंड लेने का अरविंद केजरीवाल पर आरोप लग रहा है। सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन से फंड लेने का आरोप लग रहा है। 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग का आरोप लग रहा है। महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ।